हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए जो आपकी करंट अफेयर्स आई दृष्टि ईयरली मैगजीन आई थी, जिसमें जुलाई 2024 से लेकर जून 2025 तक का पूरा करंट अफेयर्स शामिल था, जिसके हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए थे व्हाट्सएप टीम के माध्यम से, और उसके लगभग 8 लेक्चर मैंने कंप्लीट कराए थे, जिसमें संक्षिप्ति वाला जो सेक्शन था उसमें एक लेक्चर लगभग 1.25 घंटे का था। इसमें हम लोगों ने नेशनल पर्सनैलिटी को, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी को, साथ ही साथ जो भी नेशनल प्लेसेस थे या इंटरनेशनल प्लेसेस थे या अवार्ड्स वगैरह थे, इन सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया था, जो मैं आपको इस समय डिस्प्ले पर शो कर रहा हूँ। जैसे नेशनल प्लेसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें कवर कर ली गई थी। लेकिन वो आपका 27 जुलाई को एग्जाम हो गया था आरओ का। उससे पहले मैंने लगभग 8 लेक्चर में आपका नेशनल, इंटरनेशनल, यूपी, इकॉनमी, ये सभी चीज़ें कंप्लीट करा दी थी। लेकिन उसके जो बचे हुए सेक्शन है, अभी भी उसमें लगभग हमारी 2 से 3 क्लासेस आएंगी। तो आज हम उसी क्लास को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे, और इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो योजना और परियोजना से शुरू होने वाला है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्लेलिस्ट में जाके आई दृष्टि करंट अफेयर 2025 के नाम से जो होगी प्लेलिस्ट, उसको जरूर वॉच कर लेना मेरे भाई, क्योंकि वहीं पर इनकी क्लासेस पड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ 800 MCQs की वहां पे सीरीज भी मैंने पोस्ट कर रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर हमारा जो अगला सेक्शन रहेगा ये है योजना या परियोजना के बारे में। जैसे कौन कौन सी योजना, तो पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान की अगर हम बात करें, देखिए इसको 9 जून 2016 को ये प्रारंभ किया गया था, और हर महीने की 9 तारीख को ये आयोजित होता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि 9 जून 2016 को ये अभियान शुरू किया गया था, इसीलिए 9 जून को प्रत्येक महीने जो है कि ये आयोजन किया जाता है इसका, ताकि मातृत्व अभियान यानी कि जो प्रसूति वाली महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनको गाइडेंस दी जाती है, ताकि उनकी हेल्थ का चेकअप किया जाता है, जिससे उनकी सुरक्षित डिलीवरी वगैरह सारी चीजें की जा सकें। इसका लक्ष्य है कि जो उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की शीघ्र पहचान कर MMR और IMR को कम करना। MMR का मतलब क्या होता है, मातृ मृत्यु दर यानी मदर मोर्टेलिटी रेट, और IMR का मतलब होता है शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जैसे अब यहाँ पे जोखिम का मतलब क्या है, किसी महिला की ऐसी प्रेगनेंसी होती है जो कॉम्प्लिकेटेड होती है, 7 to 8 मंथ में उसको डिलीवरी करनी पड़ती है। जनरली तो 9 मंथ का पूरा कंप्लीट मंथ होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन को पहचानना, जिससे उनकी मृत्यु को रोका जा सके और उनके जो जच्चा बच्चा जिसे हम कहते हैं उसकी सुरक्षा की जा सके। और इसमें अगर आप देखोगे कि रिपोर्ट कार्ड कैसा है, तो भैया पंजीकृत स्वयं सेवकों के संदर्भ में, यानी कि कुछ ऐसे जो है कि जो सेल्फ ग्रुप हैं जो अपने से ही काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर आता है, सेकंड नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है, और थर्ड नंबर पे आपका राजस्थान है, और ये मई 2025 तक के रिकॉर्ड है। तो उत्तर प्रदेश इस योजना में कौन से नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है। लेकिन देखभाल प्राप्त करने वाली महिलाओं के स्तर पे देखें, ध्यान देना, दोनों में अंतर क्या है। एक तरफ कह रहा है स्वयं सेवक जो अपने से निस्वार्थ भाव से इस योजनाओं को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोग यूपी में सेकंड नंबर पे हैं। लेकिन महिलाएं जो लाभ प्राप्त कर रही हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं, उस मामले में आपका यूपी क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे हो जाएगा। सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है, और थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रख लेना, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट ये प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, बिहार में भी एक परियोजना का जो है कि शुभारंभ किया गया है। 30 मई 2025 को मोदी जी ने औरंगाबाद जिले में नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 3 की आधारशिला रख दी है, और इसकी 3 यूनिट हैं जो 800 मेगावाट पर यूनिट जो है कि प्रोडक्शन करेगा। तो हमारे पास इस तरीके से 2400 मेगावाट की जो है कि बिजली प्रोड्यूस होगी। तो ये कहां पर है, औरंगाबाद जिले में नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक और हम अगर देखते हैं, कानपुर में परियोजना की बात करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हम छोटी छोटी जो योजनाएं शुरू की गई हैं पिछले 1 वर्ष में जो करंट अफेयर्स के दौरान, उसको हम लोग कवर करेंगे। 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानपुर में 47,600 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कई सारी परियोजनाएं वहां से लॉन्च की, जैसे चुन्नीगंज से कानपुर रेलवे स्टेशन, चुन्नीगंज से कानपुर रेलवे स्टेशन तक मेट्रो लाइन का उद्घाटन कर दिया गया, यानी वहां पे मेट्रो लाइन जो है कि बिछाने का काम शुरू हो रहा है। साथ ही साथ 660 मेगावाट की पनकी थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। एक और घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि ये भी 660 मेगावाट इकाई है, इसको भी जो है कि राष्ट्र को समर्पित किया गया। अच्छा, ये जो घाटमपुर वाली है ताप विद्युत परियोजना, जिसको मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया है शॉर्ट इसी IR में, नेशनल करंट अफेयर्स में मैंने इसको पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से, मुझे याद है, जिसमें मैंने बताया था कि जो कोयले की सप्लाई होगी वो दुमका झारखंड से होगी, पचवरा में। साथ ही साथ इससे जो बिजली का प्रोडक्शन होगा उसमें लगभग 75% जो है कि बिजली यूपी को मिलेगी, और 25% बिजली किसको मिलेगी, आसाम को मिलेगी। तो ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हरियाणा
की एआई परियोजना, हरियाणा की एआई परियोजना की बात करें तो 5 मई 2025 को हरियाणा मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई है। ये एआई परियोजना क्या करेगी? देखो 3 वर्षों की अवधि के लिए 2025 से 28 की अवधि के लिए वर्ल्ड बैंक की सहायता से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त मिलेगी। किससे मिलेगा? वर्ल्ड बैंक से। प्रमुख घटकों में ग्लोबल एआई सेंटर गुरुग्राम में ओपन होंगे और हरियाणा एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटी पंचकुला जैसे आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जाएगा। तो इनका भी विकास यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशाखापत्तनम में एक एकता मॉडल मतलब एकता मॉल या यूनिटी मॉल की आधारशिला रखी है। किसकी? यूनिटी मॉल की। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो डायरेक्ट भी बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी बनेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हरित हाइड्रोजन प्रमाणन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन किसको मिला है? 29 अप्रैल 2025 को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने दिल्ली में भारत हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया। किसका? ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम्स का शुभारंभ किया। कहां से किया गया? नई दिल्ली से। किसने किया? प्रहलाद जोशी जी ने किया, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। आगे एक और प्रोजेक्ट की बात करते हैं, भारत प्रोजेक्ट है। व्हाट इज दिस? देखिए अप्रैल 2025 में जो मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने भारत प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया और टियर 2 एंड 3 एवं ग्रामीण भारत में 10 लाख उद्यमियों को सशक्त किया जाएगा। अब जैसे टियर 1 शहर किसे कहते हैं? जो बहुत एडवांस लेवल के मेट्रो सिटीज हो चुकी हैं, जैसे लखनऊ हो गया, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, ऐसे शहर जो होते हैं। लेकिन टियर 2, टियर 3 ऐसे शहर होते हैं जो नगर निगम के रूप में होते हैं, बड़े शहर तो होते हैं लेकिन बहुत सारी आधारभूत सुविधाओं से भी वंचित है। तो ऐसे शहरों में साथ ही साथ ग्रामीण भारत में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा, जिससे 10 लाख उद्यमियों को क्या किया जाएगा? सशक्त किया जाएगा, उनको सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये भारत प्रोजेक्ट के नाम से जाना जा रहा है। इसी तरीके से एक आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया। 15 अप्रैल 2025 को उत्तराखंड ने प्रत्येक जिले में स्थापित करने की मंजूरी दी है एक आदर्श संस्कृत ग्राम। देखो उत्तराखंड में आई थिंक जहां तक मुझे जानकारी कि 27 से 28 जिले हैं और प्रत्येक जिले में एक ऐसा गांव सेलेक्ट किया जा रहा है जिसको पूरी तरीके से संस्कृत पे आधारित जो है कि किया जाएगा। वहां की बोलचाल की भाषा हो गई, वहां के ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो गए, कार्यप्रणाली हो गई, तो कहीं ना कहीं उसको एक मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है। क्योंकि उत्तराखंड की जो दूसरी राजकीय भाषा है वो संस्कृत है, पहली तो हिंदी है, दूसरी संस्कृत है। तो भाई जब भाषा ही संस्कृत आपने ले रखी है तो एटलीस्ट आपको दिखाना भी पड़ेगा कि भाई संस्कृत के स्तर पे आपके गांव कितने विकसित हैं। राइट, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आप हो सकता है कि सोचोगे सर इसमें डिटेल्ड कहाँ पे है, तो डिटेल्ड मैंने जहां पे नेशनल में आया, इंटरनेशनल में आया, जगह जगह पे वो सारी चीजें आपको पढ़ा रखी हैं। यहाँ देखिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2। वाइब्रेंट विलेजेस का मतलब जो विलेज, जो गांव है, जो सीमावर्ती गांव है, जैसे कि आपके राजस्थान में हो गए जो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हो, या गुजरात में, या जम्मू कश्मीर, लद्दाख, या फिर आपके उत्तराखंड, म्यांमार, असम और अरुणाचल प्रदेश, ऐसे क्षेत्र में जो सीमावर्ती गांव होते हैं ना, उन पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो अगर आप देखोगे 2024-25 से 2028-29 तक की अवधि के लिए केंद्रीय मंजूरी दी गई है 4 अप्रैल 2025 में। कितने वर्षों के लिए दी गई मेरे भाई? तो लगभग 4 से 5 वर्षों के लिए दी गई है। ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें सीमावर्ती गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, समृद्ध, सुरक्षित बनाया जाएगा। अब सीमावर्ती गांव जैसे आपके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनके जो गांव कुछ ऐसे जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर कर रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूट और असम के कुछ ऐसे गांव जो चाइना से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, या फिर बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करने वाले जैसे असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के जो गए, तो ऐसे सीमावर्ती गांवों को हम क्या करेंगे? डेवलप कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम जो है कि सेकंड रूप में 2.0 शुरू किया गया है। नेक्स्ट अगर एक और हम लिंक परियोजना देखते हैं, कोसी मेची लिंक परियोजना। किस नाम से मेरे भाई? कोसी मेची लिंक परियोजना। कोसी का इसमें अतिरिक्त पानी किस नदी में प्रवाहित किया जाएगा? मेची नदी में। अब कोसी नदी कहाँ पे है? बिहार की शोक मानी जाती है, यानी ये उसी तरफ होगी। तो मेची महानंदा की सहायक नदी हो गई। और इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल कर लिया गया और यह परियोजना बिहार की है। अब दो बातें समझो यहाँ पर। पहली बात कि जो पीएम कृषि सिंचाई योजना होती है ना, उसमें कुछ नदियों को जो है कि शामिल करके उन नदियों में जलस्तर को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे उनसे किस नहरों को निकालकर कृषि की सिंचाई बेहतर की जा सके। इसी तरीके से कोसी मेची लिंक परियोजना को भी इस योजना में शामिल कर दिया गया ताकि इससे भी कुछ नहरों को निकाला जाएगा। नहर के अतिरिक्त पानी को हम जो है कि गाँव तक पहुंचाएंगे जिससे सिंचाई अच्छे से हो सके। और कोसी के पानी में जब कमी होगी तो कहीं ना कहीं कोसी क्या करेगी? जो बाढ़ का रूप ले लेती है वो कम हो सकेगी, आपदा कम आ सकेगी। यह परियोजना मुख्य रूप से कहाँ की है? बिहार की है। राइट, अब आते हैं पीएम युवा 3.0 की बात करते हैं। ये क्या होता है? शिक्षा मंत्रालय ने एनबीटी यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय न्यास परिषद कह सकते हैं, भारतीय न्यास बुक जो कहते हैं, इसके द्वारा शुरू किया है सहयोग से 11 मार्च 2025 को। इसमें 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को प्रोत्साहित किया है। तो पीएम युवा
3.0 का मतलब है कि जो 30 वर्ष से कम युवा हैं, यानी 30 वर्ष से कम उम्र के जो विद्यार्थी हैं, उनको लेखन कला का जो है कि प्रोत्साहन दिया जाएगा, ताकि वो नए नए राइटर्स बने, उपन्यास लिखें, ये सभी चीज़ें। फिर एक और योजना है महिला समृद्धि योजना की बात करें, देखिए ये दिल्ली सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। जब बीजेपी जो है कि दिल्ली सरकार का चुनाव लड़ रही थी, तो वहाँ पे रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कई सारे ऐसे जो है कि जो प्रलोभन दिए जा रहे थे, या जो भी वादे किए जा रहे थे, उसमें एक यह भी इम्पॉर्टेंट थी कि महिला समृद्धि योजना, कि अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार आती है तो दिल्ली की महिलाओं को, जो पात्र लाभार्थी होंगी, उनको कुछ धनराशि दी जाएगी। तो पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यही महिला समृद्धि योजना है। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, ये दोनों ही योजनाएं अगर आप देखोगे तो जेपी नड्डा साहब ने त्रिपुरा में शुरू की। कहां पर? त्रिपुरा में। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में बालिका के जन्म होने पर राज्य सरकार एक बॉन्ड के रूप में 50,000 रुपए जमा करेगी उस बालिका के नाम से, और बालिका के 18 वर्ष पूरे होने पर 8 से 10 लाख रुपए लगभग उसे जो है कि मिलेंगे। अब जैसे मान लो कोई बच्ची पैदा हुई, उसके लिए बॉन्ड के रूप में 50,000 रुपए सरकार के पास आप जाके सबमिट करवा सकते हो कि सर ये हमारी बच्ची हुई है और हम इसके लिए जो है कि हम गरीबी रेखा से नीचे, तो हमें इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। और 18 साल में उस बॉन्ड की कीमत जो है कि लगभग 8 से 10 लाख रुपए हो जाएगी, तो वो पैसा उसे मिल जाएगा उस समय। आगे बात करते हैं गोविंद घाट रोपवे परियोजना, ये कहां पे हुई है? तो गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक रोपवे जो परियोजना है वो उत्तराखंड को मंजूरी मिल गई है। पीएम फसल बीमा योजना, दिस इज इंपॉर्टेंट योजना, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है, यूपीएससी भी बनाती है इस प्रश्न को और डिटेल से आता है ये प्रश्न, मेंस में भी लिखने को आता है। 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई ये योजना। कब शुरू की गई? 18 फरवरी 2016 को। कुछ महत्वपूर्ण योजना है जिनकी आपको डेट याद रखनी, क्योंकि यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स में डेट पे आधारित 3-4 नहीं, कम से कम 8 से 10 योजनाएं मिलान करने के लिए पूछी गई थी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है, यानी इनको जो है कि कुछ ना कुछ किस्त जमा करनी होती, ताकि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो खरीफ फसलों का जो है कि इनको मुआवजा मिल जाए, या फिर रबी फसलों का। और वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए 5%। तो सामान्यतः इनके प्रतिशत को मिलान करने के लिए पूछा जाता है। तो खरीफ के लिए कितना है मेरे भाई? 2% है। रबी के लिए कितना है? 1.5%। वाणिज्यिक फसलों के लिए कितना है? 5% है। और योजना को राज्य सरकारें और बीमा कंपनियां मिलकर क्रियान्वित करती हैं। जो बीमा कंपनियां होती हैं वही तो इंश्योरेंस देंगी ना, वही तो जो है कि ये पूरी तरीके से जो किस्तें वगैरह होती हैं, जो प्रीमियम होते हैं, उसको जमा कराती हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी बात है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये भी एक अच्छी योजना है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देखो, एक इससे पहले भी एक योजना शुरू की गई थी 2017 में राजस्थान में, सौभाग्य योजना। भारत सरकार की योजना थी, लेकिन राजस्थान से शुरू किया गया था। उसमें भी कुछ इसी तरीके का टाइटल था, तो उसको इन शॉर्ट सौभाग्य योजना कहते थे। लेकिन यहाँ पे इस लाइन को याद रखो, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यानी कि सोलर पैनल बनाने, एक तरीके से सोलर एनर्जी देनी है। तो ये 13 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई, और छत पर सौर पैनल लगाने की सुविधा के साथ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना इसका लक्ष्य है। इसमें यह भी कहा गया कि जितने भी घरों पे जो भी लोग सब्सिडी के माध्यम से अपने घरों के ऊपर क्या करेंगे, अगर सोलर पैनल लगवाते हैं तो उनको 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। बाकी जो भी बिजली का प्रोडक्शन अधिक हो रहा है उसको डिस्कॉम कंपनियों के माध्यम से, जो बिजली प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां, उनको सेल आउट कर दिया जाएगा, जिससे वो उन जगहों पर बिजली प्रोवाइड करें जहां पे बिजली का उत्पादन नहीं हो सकता। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हम कैसे बिजली बेच सकते हैं, तो उसके चक्कर में आप ना पड़ो। सरकार जो है कि सारी व्यवस्था करके देगी आपको। लगभग सोलर पैनल के लिए 78,000 रुपए तक की अधिकतम सब्सिडी सरकार देती है। अब मान लो अगर आपने कोई 3-4 लाख का सोलर पैनल लगवाना चाह रहे हो, तो उसमें 78,000 रुपए सरकार दे देगी आपको। तो आपका क्या बचा? केवल 2 लाख रुपए बचा, तो वो आप लगा लो। तो इस तरीके से इसमें टारगेट किया जा रहा है कि हम 1 करोड़ घरों तक जो है कि इस व्यवस्था को पहुंचाएं। सुकन्या समृद्धि योजना की बात कर लेते हैं। देखो, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है भैया? योजना के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्योंकि ये 22 जनवरी 2025 को इसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और 22 जनवरी 2015 को ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसे प्रारंभ किया गया था। तो ये भी एक मिलान करने के लिए आ सकता है, क्योंकि जब भी कई सारी योजनाएं 10 वर्ष या 15 वर्ष कंप्लीट करती हैं ऐसे माइलस्टोन को, तो आयोग पूछ लेता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें तो इसकी भी 10वीं वर्षगांठ है, क्योंकि 22 जनवरी 2025 को, क्योंकि यह भी 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी। कब? 22 जनवरी 2015 को। इसकी कुछ उपलब्धियां भी है कि 10 साल में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला इस योजना के माध्यम
माध्यम से। जहां 2014-15 में लिंगानुपात 918 हुआ करता था पूरे देश का, वहां पे 2023-24 में बढ़कर ये 930 हो गया है। तो ये काफी अच्छा प्रयास रहा। वहीं लड़कियों का माध्यमिक स्तर पर जो नामांकन यानी कि मिडिल स्कूल में जो नामांकन 75.51% हुआ करता था वो बढ़ के 78% हो गया, और संस्थागत प्रसव जो 61% होता था वो 97.3% हो गया। संस्थागत प्रसव का मतलब क्या होता है कि सरकारी जो संस्थाओं में जो आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, वहां पर जो है कि महिलाएं अब संस्थागत रूप से अपना प्रसव कराती हैं, डिलीवरी कराती हैं। उन बच्चों का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, डेट ऑफ बर्थ बनती है, सर्टिफिकेट बनते हैं, सारी चीजें गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड में आ रही हैं। उससे क्या होता है, उन बच्चियों को, उन माताओं को संरक्षण दिया जाता है, पोषण अभियान के तहत उनको जो है कि योजना के तहत उसका लाभ दिया जाता है, वित्तीय सहायता दी जाती है, जरूरत पड़ने पे 2 से 3 बार एम्बुलेंस की भी सहायता दी जाती है। तो इस तरीके से बच्चियों को बचाने की एक मुहिम जो है काफी हद तक सफल रही है। आगे बात करते हैं मिशन मौसम की बात करें भाई, किसकी? मिशन मौसम की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर इसे शुभारंभ किया 14 जनवरी 2025 को, और 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय इसमें रखा गया 2 वर्षों के लिए। तो ध्यान से समझो मेरे भाई कि 14 जनवरी 2025 में जो है कि इसको शुभारंभ किया गया, और कितने वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए है? 2 वर्षों के लिए, क्योंकि ये योजना 2024-25 के बजट में लॉन्च की गई थी। आगे बात करते हैं विशाखापत्तनम के बारे में बात करें। देखिए पीएम मोदी जी ने विशाखापत्तनम के पास पुदीमदका में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी। किसकी? एनटीपीसी द्वारा संचालित ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के लिए ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो कि 4 जनवरी 2023 को लॉन्च हुआ, इसके तहत ये पहला हरित हाइड्रोजन हब बनाया गया है, क्योंकि भारत सरकार का ये मिशन है कि हम राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को संचालित करते हुए अगले 5 सालों में 2028 तक कई मीट्रिक टन का जो कि उत्पादन भी करें और कई मीट्रिक जो है कि कार्बन अवशोषण को भी कंट्रोल करें। ये सारी चीजें हैं। पीकेसी लिंक परियोजना भैया क्या है? तो आप इसे देखोगे मोदी जी की उपस्थिति में जयपुर में इस पे एमपी, राजस्थान और केंद्र सरकार के मध्य सहमति यानी कि साइन किए गए। इसकी अनुमानित लागत है 72,000 करोड़ रुपए। बीमा सखी योजना, ये एक इंपॉर्टेंट योजना हो सकती है क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि सर आपने नेशनल टॉपिक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दिया या इंटरनेशनल में, तो मेरे भाई टॉपिक मैंने कोई से नहीं छोड़े, 1-2 टॉपिक में मानता हूं जो बिल्कुल इररिलेवेंट है। अगर आप सारे पढ़ रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। जैसे मिशन मौसम को लोग कह रहे थे कि सर आपने छोड़ दिया, जबकि मैंने मिशन मौसम को नेशनल टॉपिक से हटाकर यहां संक्षिप्तियों में मेंशन कर दिया था जितनी उसकी जरूरत थी। ठीक है, ऐसे बहुत से टॉपिक लोग कह रहे थे सर आपने छोड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो पूरी क्लास देखिए अच्छे से, आपको सारे टॉपिक वहां पे देखने को मिलेंगे। बीमा सखी योजना की बात करें, देखिए मोदी जी के द्वारा पानीपत में इसे भी शुभारंभ किया गया, जहां पर बेटी बचाओ बेटी आंदोलन शुरू किया गया। 18 से 70 वर्ष की महिलाओं को एलआईसी के एजेंट के रूप में कार्यरत किया जाएगा। अच्छा, आपने भी देखा होगा जो एलआईसी के एजेंट होते हैं वो कैसे अपनी पॉलिसीज को, बीमा को सेल आउट करते हैं कि भाई हमारा बीमा खरीद लो, या फिर कंपनी के जो है कि प्रीमियम के बारे में डिटेल बताते हैं। तो एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जिसे हम कह सकते हैं, तो एजेंट के रूप में इसमें महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और फिर साथ ही साथ इनको कुछ ना कुछ पैसे भी मिलेंगे। जैसे अगर पहले वर्ष वो एजेंट के रूप में काम करेंगी तो 7,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा, फिर दूसरे वर्ष में 6,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा, और तीसरे वर्ष में 5,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। और बीमा पॉलिसी वो जितनी भी बेच लेंगी उस पर उनको कमीशन भी मिलेगा। तो यहाँ पे 2 टारगेट हुए। पहला, एक तो रोजगार भी मिला महिलाओं को, जो महिलाएं कुछ भी नहीं कमा रही थी वो एटलीस्ट 7,000 रुपए पर मंथ कमाएंगे, प्लस अगर उन्होंने 2 से 3 पॉलिसी भी बेच दी और उसमें जो भी उनका कमीशन बना 1,000, 1,500, 2,000 रुपए, तो मिनिमम 10,000 रुपए तक वो पहुंच जाएंगी। पहली बात। दूसरा, अगर हम देखें तो भारत का जो यूनिवर्सल बीमा कार्यक्रम चल रहा है ना, यूनिवर्सल पॉलिसी यानी इंश्योरेंस कराना, कि हर व्यक्ति का एक कोई ना कोई इंश्योरेंस होना चाहिए, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, कोई भी, वो भी कवरेज बेहतर हो पाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे हियो जल विद्युत परियोजना, भैया ये नाम से ही लग रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट का कोई नाम होगा। तो अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में निर्माण किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में तातो वन जल विद्युत परियोजना भी शुरू की गई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल। ये जो है कि क्या, फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा इस पहल की घोषणा की गई नवंबर 2024 में। किसकी? फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल। इसका उद्देश्य था कि भविष्यगामी विचारों, नव ज्ञान सृजन, सफल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, टीका, दवा, चिकित्सा आदि की खोज को बढ़ावा देना। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा किसे कहते हैं? तो भैया ये जो 1899 में बिरसा मुंडा जी जिस आंदोलन में शामिल हुए थे, जिसको मुंडा आंदोलन भी कहा जाता है, तो उन्हीं को धरती आबा भी
कहा जाता है चमत्कारिक नेतृत्व के कारण। तो देश भर में आदिवासियों का व्यापक और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए हजारीबाग झारखंड से इसको शुरू किया गया 2 अक्टूबर 2024 को, और इसके लिए जो परिव्यय राशि रखी 79,156 करोड़ रुपीस। तो क्या प्रोग्राम है? धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, जो कि हजारीबाग झारखंड से शुरू किया गया। यूपी एग्रीज परियोजना, ये भी देखिए परियोजना के बारे में बात करेंगे तो इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग, अर्थात कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण कृषि विभाग है या कृषि का जो काम हो रहा है उस पर जो है कि फोकस किया जाएगा। इसको वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो है कि शुरू किया गया। हालांकि 2024-25 से 29-30 तक लगभग 6 वर्षों के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया और यूपी बजट में इसको 200 करोड़ रुपए की भी सहायता दी गई है। तो एक बात याद रखना, यूपी एग्रीज जो परियोजना है ये 2024-25 के बजट में लाई गई और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरू की गई है। क्लियर? ओंकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना की बात करें तो एसजेवीएन यानी कि सतलज करके जो इसकी लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने 90 मेगावाट की परियोजना को चालू कर दिया, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना। और ये कहां पर शुरू हुई है मेरे भाई? तो खंडवा नाम का एक जिला है एमपी में, वहीं पर, और ओंकारेश्वर में ही हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें ये भी शामिल है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ये खंडवा जिले एमपी में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है, तैरता हुआ जो है कि सोलर पार्क है, और ये 90 मेगावाट का जो है कि विद्युत प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे सम्मेलन और समारोह की। क्या बात करेंगे हम? सम्मेलन और समारोह की। तो अभी जो हमने पढ़ा वो योजना और प्रोजेक्ट थे, अब चलते हैं सम्मेलन कुछ ऐसे हुए तो उनसे भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग सम्मेलन और समारोहों को समझेंगे। जो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि मरुस्थलीकरण एवं सूखे से निपटने की रणनीति। देखो इसके ऊपर क्या सम्मेलन किया गया है, तो भैया अभी लेटेस्ट है 17 जून 2025 को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ICFRE शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो कि जोधपुर में स्थित है, इसमें कार्यशाला एक आयोजित की गई। कहाँ पे आयोजित की गई थी? जोधपुर में। इस बार की जो थीम थी वो क्या थी कि मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम की रणनीतियां। तो अभी आपसे मान लीजिए पूछता है कि भैया मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए हाल ही में जो समारोह हुआ वो कब हुआ? 17 जून 2025 को हुआ। कहां पे हुआ? जोधपुर में आयोजित हुआ। एक और ऐसी प्लान है आपका सम्मेलन का कि साइबर सुरक्षा अभ्यास, ये डायरेक्ट भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं, तो डायरेक्ट वाले भी हम लोग प्रश्न ऐसे लिखेंगे कि साइबर सुरक्षा अभ्यास 16 से 17 जून को भारत में आयोजन हुआ। वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट 2025, यानी कि वैश्विक स्तर पर जो शिखर सम्मेलन हुआ योग को कनेक्ट करने के लिए, तो 14 जून 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में इस बार आयोजित हुआ। फिर लोक संवर्धन पर्व की बात करेंगे तो 11 से 15 जून 2025 को राजघाट न्यू दिल्ली में। युवा वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025, ये 10 से 13 जून 2025 को IIT हैदराबाद में आयोजित किया गया, जिसका जो थीम है दूरदर्शी लोगों का संगम, वैश्विक परिवर्तन हेतु विज्ञान को सशक्त करना। तो ये इसकी पूरी की पूरी थीम थी कि युवा वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का था। आगे बात करते हैं एक और इसी तरीके के पर्व वगैरह के बारे में बात करें। नेक्स्ट, पोसोन पोया पर्व। क्या है ये? पोसोन पोया पर्व। भैया ये पर्व कहाँ पे आयोजित हुआ बस ये पता रहे। 10 जून 2025 को श्रीलंका में आयोजित किया गया। 2000 वर्ष पूर्व श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में, यानी कि जब 2000 साल पहले जब बौद्ध धर्म का आगमन हुआ श्रीलंका में, सिंगलों में, तो इसलिए इस पर्व को मनाया था पोसोन पोया पर्व। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है भाई डायरेक्ट कि ये पर्व कौन से देश में या किस राज्य में मनाया जाता है। भारत मध्य एशिया वार्ता, भारत की जो वार्ता है वो मध्य एशिया के साथ कैसी हुई? तो 6 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जहां पे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई। सामान्यतः क्या होता है, प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता एस जयशंकर विदेश मंत्री जी के द्वारा की गई। और यहाँ पे शामिल कौन थे? विदेश मंत्री ही थे, इसलिए विदेश मंत्री ने अध्यक्षता की। अगर यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते तो डेफिनेटली प्रधानमंत्री मोदी जी को करनी पड़ती। शामिल देश कौन कौन से मध्य एशिया में आते हैं ये पता रहे, जैसे भारत और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री भी इसमें क्या हुए? शामिल हुए थे। आगे बात करते हैं, भारत और यूके का एक सम्मेलन हुआ, तो 5 जून 2025 को लंदन में यह आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम भारतीय मध्यस्थता परिषद द्वारा लंदन अंतर्राष्ट्रीय विवाद सप्ताह 2025 के दौरान हुआ। और CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण रामकृष्ण गवई यानी BR गवई जी इस सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे। ध्यान देना कि आयोजन कहाँ हो रहा था? लंदन में हो रहा था। वहां पे इसका उद्घाटन कौन कर रहा था? इंडिया की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रिक्स देशों की, लेकिन यहाँ पे ब्रिक्स के राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे एक संसदीय फोरम हो रहा है, 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम। 3 से 5 जून 2025 को यह कार्यक्रम ब्राजील में आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी अधिक समावेशी और दीर्घकालिक वैश्विक शासन विधि निर्माण, ब्रिक्स की भूमिका। और भारतीय प्रतिनिधि मंडल की तरफ से ओम बिरला साहब ने इसकी जो है कि प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि जब संसदीय फोरम की बात कर रहा तो भाई हमारे यहाँ जो संसद के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, वही सबसे बड़े माने जाते हैं। तो ओम बिरला जी जो है कि वहां पे प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आगे बात करेंगे हम लोग भारत जैन शिखर सम्मेलन। भारत जैन शिखर सम्मेलन 2 से 3 जून 2025 को न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। यह भारत जैन शिखर सम्मेलन देश का पहला स्वदेशी सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल एलएलएम अर्थात लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जैन का शुभारंभ किया गया। तो क्या है भारत जैन? भारत जैन कुछ और नहीं है मेरे दोस्त, ये एआई पर बेस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो कि स्वदेशी रूप से तैयार किया गया, भारत जैन शिखर सम्मेलन के नाम से नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें खीर भवानी मेला, मेलों से भी प्रश्न आते हैं, जैसे यूपी के मेले के बारे में पूछ लेगा या फिर ऑल ओवर इंडिया के मेले से। तो यहां पर जून 2025 में जम्मू कश्मीर में यह आयोजित हुआ और ज्येष्ठ अष्टमी के शुभ अवसर पर माता रागान्या देवी मंदिर में आयोजित होता। कहां पे? माता एक वैष्णो देवी तो ही है, वहीं पर थोड़ी ही दूरी पर रागान्या देवी जी का भी मंदिर है, वहां पे आयोजित होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन, ये 1 से 3 जून 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब जैसे ये जो छोटे छोटे समिट है ना, ये इसलिए बस मैंने लिख रखे हैं ताकि एटलीस्ट आपने 1 से 2 बार भी अगर पढ़ा होगा तो आपको याद रह जाएगा, और एग्जाम में आप देखते ही एक आइडिया ले सकते हो यार कि इसका ये आंसर हो सकता है। अब यहां पर आगे देखते हैं नीति आयोग शासी परिषद। नीति आयोग शासी परिषद की बात करें तो 24 मई 2025 को नीति आयोग के शासी परिषद की 10वीं बैठक भारत मंडपम में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी जी के द्वारा हुई और इसकी थीम थी विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। क्योंकि नीति आयोग मुख्य रूप से राज्य और केंद्र के बीच में संपर्क के रूप में काम करता है, तो राज्यों के विकास पर फोकस करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत @2047 तक हम राज्यों को भी विकसित करने की थीम रखते हैं। और ये आयोजन कहां पर हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में। और नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री जी होते हैं, तो वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। सागर माथा संवाद की बात करें तो 16 से 18 मई 2025 को काठमांडू नेपाल में इसका आयोजन किया गया, सागर माथा। क्योंकि सागर माथा ठीक है, और इसकी जो थीम है वो जलवायु परिवर्तन, पर्वत, मानवता का भविष्य। अब यहाँ पर सागर माथा का मतलब आप सागर को मत समझिए, ये पर्वतों के लिए कहा गया है, ठीक है। तो यहां पर इसका संवाद नेपाल में हुआ है। फिर और आगे देखते हैं 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन की बात करें तो ये 7 से 9 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण, पुनर्जागरण, यही इसका थीम रहेगा। मेघयान 2025, व्हाट इज दिस मेघयान? देखो, भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान पर एक संगोष्ठी थी, जो कि 14 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, मेघयान 2025। नेक्स्ट है अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल की तरफ से ओम बिरला जी गए थे और 5 से 9 अप्रैल 2025 को आयोजन किया गया था। कहां पे किया गया था? ताशकंद में। अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा ये थी। फिर आ जाते हैं तीसरा, भारत और आसियान कलाकार शिविर। कलाकार शिविर का आयोजन हो रहा है, तो इसका आयोजन शिलांग मेघालय में आयोजित किया गया। थीम थी रामायण की प्रतिध्वनियां, आसियान एवं भारत में कलात्मक यात्राएं। क्या है? आसियान और भारत में कलात्मक यात्राएं। 2025 को भारत और आसियान का पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है, यानी ईयर ऑफ जो टूरिस्ट है या टूरिज्म कह सकते हो, भारत और आसियान के मध्य 2025 को घोषित किया गया है। यहां तक बात क्लियर होगी मेरे भाई। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 6 नंबर का बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, बैंकॉक थाईलैंड में यह आयोजित किया गया 2025 में। इसकी थीम थी समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक बनाया जाएगा। पीएम मोदी जी इसमें शामिल हुए थे। तो प्रश्न डायरेक्ट भी बन सकता है कि भाई अभी हाल ही में 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ 4 अप्रैल 2025 को। थीम थी इसकी समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक का निर्माण करना। दूसरा, स्टार्टअप महाकुंभ की बात करें तो भारत मंडपम में आयोजित किया गया और इसकी थीम थी स्टार्टअप इंडिया @2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी, यानी कि हम ऐसी नई नई स्टोरीज को भारत के सामने लाएंगे जो स्टार्टअप में एक बड़ी अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं। टेक कृति की बात करें,
टेक कीर्ति 2025 आईआईटी कानपुर में आयोजित हुआ। सीडीएस अनिल चौहान जी ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। अब ध्यान देना कि ये प्रश्न यूपी स्पेशल भी बन सकता है और आपके जो चीफ डिफेंस स्टाफ जो है सीडीएस हैं वो सबसे पहले थे बिपिन रावत जी और दूसरे नंबर पे हैं अनिल चौहान जी। ठीक है, तो ये आईआईटी कानपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं 10वां रायसीना डायलॉग, हालांकि ये बीजेपी सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ये भू राजनीति यानी जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी पर भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है, जिस सम्मेलन में हम अपनी भारत की राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं, अंदर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पे कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे और उन पड़ोसी देशों के साथ हमारी आर्थिक संबंध कैसे, इन पर हम फोकस करते हैं। न्यू दिल्ली में आयोजित होता है, 17 से 19 मार्च 2025 को इस बार आयोजित हुआ। इसका थीम था काल चक्र, जनशक्ति और पृथ्वी। अब इसमें जो है कि प्रश्न क्या पूछता है पता है कि रायसीना डायलॉग अभी हाल ही में आयोजित हुआ, सबको पता है कि भाई ये तो नई दिल्ली में ही होता है क्योंकि वहीं पे रायसीना हिल्स के पास इसका एड्रेस है। लेकिन इसमें जो प्रश्न बनता है कि की नोट स्पीकर यानी कि जो मुख्य अतिथि या वक्ता थे वो कौन थे, किस देश के थे, तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन थे। इससे पहले अगर मैं बात करूं 9th वाले की, तो यहां पे इटली की प्राइम मिनिस्टर जो है कि जॉर्जिया मेलोनी साहब थी। ठीक है, तो यह ध्यान रखना कि जो 9th वाला जो रायसीना डायलॉग हुआ था उसमें इटली के चीफ गेस्ट थे वहां पे जॉर्जिया मेलोनी और यहां पर न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन है। आगे देखते हैं इसको एक और बार में कि आहार 2025 क्या है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला भारत मंडपम में आयोजित किया गया, देश का सबसे बड़ा ये खाद्य मेला है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बागवानी मेले की बात करें अगर हम, तो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलुरु में आयोजित किया गया। इसकी थीम है विकसित भारत के लिए बागवानी, पोषण, सशक्तिकरण और आजीविका। तो इसकी थीम और कहाँ पे आयोजन हुआ ये ध्यान देखना है कि राष्ट्रीय बागवानी मेला बंगलुरु में आयोजित हुआ। अब G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई, तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित की गई 20 से 21 फरवरी 2025 को। और विदेश मंत्री की बैठक है तो S जयशंकर साहब भारत की तरफ से विदेश मंत्री के तौर पे प्रतिनिधित्व करेंगे। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन की बात करें तो इंडिया फाउंडेशन के द्वारा मस्कट ओमान में आयोजित किया गया था 16 से 17 फरवरी 2025 के लिए और थीम है समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा। क्या कह रहा है, समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा। तो ये 8वां हिंद महासागर सम्मेलन था। कहां पे हुआ, इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से मस्कट ओमान में। नेक्स्ट है सेकंड भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन। तो भैया जल मंत्रियों की बात हो रही तो उदयपुर राजस्थान में आयोजित होगा। थीम है भारत @ 2047 जल सुरक्षित राष्ट्र, यानी कि 2047 तक भारत को क्या करना, वाटर सिक्योर राष्ट्र बनाना है कि भारत में जल संकट को न्यूनतम कर देना है। आगे देखते हैं नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला जो लगता है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी NBT के द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हम भारत के लोग और फोकस कंट्री इसमें रूस थी। ये आपके नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की थीम थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं जो वार्षिक बैठक होती है दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई। कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज ये इसकी थीम थी। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से ये बन सकता है मेरे भाई, जैसे 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित हुआ था 8 से 10 जनवरी 2025 को। अगर मैं आपको कहूं कि सर 17 वाला कहां पे हुआ था तो आपको बता देना सर इंदौर में हुआ था। कहां पर, इंदौर में। तो 17वां वाला आपका MP के इंदौर में हुआ, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो 18वां पढ़ रहे हैं और ये 8 से 10 जनवरी 2025 को हुआ। ठीक है, इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में अगर आपको याद रखना है तो त्रिनिदाद टोबैगो के गणराज्य के जो राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कंगालू, कंगारू नहीं कंगालू। और थीम क्या है, विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। कितना योगदान है प्रवासी भारतीयों का विकसित भारत की संकल्पना में, ये इसकी थीम है और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 आयुष मंत्रालय के द्वारा देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया गया और थीम है इसकी डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद का एक परिप्रेक्ष्य, यानी कि जो डिजिटल स्वास्थ्य है उस पर भी हम काम करेंगे। फिर और आगे देखते हैं 8वां इंडस फूड 2025 ये एशिया का प्रमुख खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शनी है जो कि ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुई थी 8 से 10 जनवरी 2025 को इंडस फूड के नाम से। ग्रामीण भारत महोत्सव भारत मंडपम में आयोजित किया गया। इसकी भी विकसित भारत 2047 तक हम समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करेंगे। आदर्श वाक्य रखा है कि गांव बढ़े तो देश बढ़ेगा, यानी कि अगर गांव बढ़ेंगे तो देश भी बढ़ेंगे, यानी गांव के विकास से देश का विकास सुनिश्चित होगा। अच्छा, मैक्सिमम इस बार जो थीम हम लोग पढ़ रहे हैं ना 2047 की पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई थीम ऐसी दी हुई है 2047 ऑप्शन में और आपको कोई उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप इसको भी क्लिक कर सकते हो। आगे बात करते हैं फर्स्ट समुद्री विरासत।
फर्स्ट, भारत समुद्री विरासत सम्मेलन की बात करें तो नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है और वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना इसकी थीम रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात करें तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित हुआ। भागीदार राज्य आपका ओडिशा है और भागीदार देश आपका तंजानिया है, तो हरियाणा में इसका आयोजन करके ओडिशा और तंजानिया को बुलाया गया। वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 ये अबू धाबी यूएई में आयोजित हुई और थीम थी टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए हमें एक साथ आकर आगे बढ़ना है। 44 और 45 यानी 44वां और 45वां जो आसियान शिखर सम्मेलन, दो शिखर सम्मेलन के एक साथ होते हैं, ये लाओ डीपीडीआर यानी लाओस भी कहते हैं इसको हम लोग, लाओ पीडीआर में आयोजित हुआ और थीम है आसियान इन्हांसिंग कनेक्टिविटी, यानी कि अपनी जो कनेक्टिविटी है, जो एक तरीके से संचार का माध्यम है, उसको बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है आपका 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। तो भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO द्वारा भारत मंडपम में आयोजित किया गया। थीम इसकी भी देखो वही विकसित भारत @2047 है। भागीदार राज्य इसमें याद रख लो यार, यूपी और बिहार है, जबकि फोकस राज्य कौन से, झारखंड है। तो हमें पार्टिसिपेशन के लिए यूपी बिहार को रखा गया और फोकस किया गया झारखंड के विकास को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट अगर हम बात करते, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 के बारे में। तो यहाँ पर हम इसे देखेंगे कि भाई इसका भी आयोजन कहाँ पे हो रहा है, भारत मंडपम में हो रहा है। कोऑपरेटिव बिल्ड्स प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, ICA के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। किसमें, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एसोसिएशन कह सकते हो, इसके बारे में बात की जा रही है। फिर आगे बात करते हैं SCO के शासनाध्यक्षों की जो परिषद हुई, 23वीं बैठक कहाँ पे हुई, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित की गई थी और इसको 16 अक्टूबर 2024 को डॉक्टर S जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री थे, ये भारत का प्रतिनिधित्व करने गए थे, जबकि मीटिंग थी शासनाध्यक्षों की, लेकिन भारत की तरफ से मोदी जी ने सीधे मना कर दिया, भाई हम नहीं जाएंगे वहां पे। आगे बात करते हैं पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा 2024 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। समग्र आयुर्वेद हेतु अनुसंधान एवं वैश्विक अवसर, ये इसकी थीम थी। फिर आगे बात करते हैं 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। अभी हमने पढ़ा था 44वां और 45वां लाओस में हुआ था, तो वहीं पर जो है कि भारत के साथ भी इनका सम्मेलन हो जाता है। लाओ पीडीआर में आयोजित हुआ अक्टूबर 2024 में। प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल थे, सह अध्यक्षता यहाँ पे की थी आसियान और भारत शिखर सम्मेलन की। लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री जी सोनेक्से सिफांडोन, ये इनकी अध्यक्षता कर रहे थे और सह अध्यक्षता मोदी जी ने की है। और नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव की बात करेंगे, तो ये ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। अच्छा, ISA की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है और 2015 में भारत और फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया गया, शुरू किया गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 44 नंबर का जो टॉपिक है इसमें, जो हम लोग प्रोजेक्ट और सम्मेलन पढ़ रहे हैं, कि चौथे एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव की बात कर रहा है। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया। बागवानी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार नागालैंड को दिया गया कि भैया बागवानी के मामले में सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है कि नागालैंड है। और कृषि क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया। कृषि क्षेत्र में तो देखो बागवानी में नागालैंड को मिला है और कृषि के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला, लेकिन कब, जब आप 4th नंबर का एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव को देखोगे या पढ़ोगे। तो आज के लिए हमारी क्लास दोस्तों यही रहेगी। आज हमने 2 टॉपिक को कंप्लीट किया, एक तो प्रोजेक्ट और परियोजनाओं को कंप्लीट किया और दूसरा सम्मेलन वगैरह जो भी थे उनकी हमने बात कर ली। अगली क्लास में हम लोग संधि समझौते वगैरह चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना है, क्योंकि देखो ज़्यादा बड़ी करंट अफेयर्स की क्लास मुझे रखनी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासेस चल रही ना, ये टॉपिक को समझने से ज़्यादा टॉपिक को रटने पर फोकस करेगा। और ज़्यादा चीज़ें अगर हो जाती हैं रटने के लिए तो कहीं ना कहीं हमें बोरियत होने लगती है यार कि अब क्लास में मजा नहीं आ रहा है। तो आपको एंटरटेन भी बनाए रखना है, साथ ही साथ आपकी चीजों को तैयार भी कराना है। तो वो छोटी छोटी क्लासेस आएंगी और इजीली हम इसे अगले 2 से 3 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, जहां पे स्पोर्ट्स तक हम कंप्लीट करेंगे। और जैसी नई मैगजीन आ जाती है जिसमें 2 मंथ का अपडेट आएगा, जुलाई और अगस्त का, वो मैं आपको जरूर करा दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहना, ठीक है। तो आने दीजिए उसको, तब तक आप ये पूरी क्लास को कंप्लीट एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।